Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Here are some multiple choice questions based on the poem Childhood by Marcus Nathan from class 11th CBSE. Now the first point is this is part 1. ये जो poem है, ये जो हम लोग MCQ जो discuss कर रहे हैं, this is part 1. Who is the poet of the poem Childhood? ये जो poem Childhood है, इसका poet कौन है? William Wordsworth, Marcus Nathan, Robert Frost and William Blake. Now the correct answer is B. Marcus Nathan. Marcus Nathan is the poet of this poem. What is the central theme of the poem Childhood? ये आपकी poem जो Childhood है, इसकी central theme क्या है? Love and affection, loss of innocence and self-discovery, beauty of nature and nostalgia for the past. Now the correct answer is B. Loss of innocence and self-discovery. At what age does the poet realize he has lost his childhood? किस एज पर पोइट ने ये रियलाइज किया कि उसने अपना बचपन खो दिया है? 8 years, 9 years, 10 years and 11 years. Now the correct answer is D. 11 years. At the age of 11 years, क्योंकि 11 साल जैसे वो कंप्लीट करते हैं, ही हैज़ लॉस्ट हिज चाइल्डहुड. हालांकि 11 ईयर्स वो कंप्लीट करता है और 12 साल उसके स्टार्ट होते हैं, लेकिन हमारी बुक में है, पोम में जो है वो 12 ईयर्स का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है. 11 ईयर्स इज क्लियरली डिफाइंड देयर, वहाँ पे क्लियरली 11 ईयर्स लिखे हुए हैं. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी. 11 ईयर्स. At the age of 11 years, he has lost his childhood. Which is the following change indicate the loss of childhood for the past? कौन सा वो चेंज था जो इंडिकेट करता है द लॉस ऑफ चाइल्डहुड फॉर द पोइट, कि पोइट का जो चाइल्डहुड है, पोइट का जो बचपन है वो खो गया. द एबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली, कि पोइट जो है वो जो इंडिपेंडेंटली मीन्स स्वतंत्र होकर, कि पोइट जो है वो स्वतंत्र होकर सोच सकता है. ही इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन, वो किसी से प्रभावित नहीं है. उसके जो आइडियाज़ हैं, उसके जो थॉट हैं, उसके जो विचार हैं, वो अपने खुद के हैं. अंडरस्टैंडिंग हिपोक्रेसी, वो हिपोक्रेसी को समझता है. व्हाट इज हिपोक्रेसी? कि जो एडल्ट्स हैं दे आर नॉट सीम टू बी, कि जैसे वो दिखते हैं वो वैसे नहीं है. दे टोल्ड अस अबाउट लव, दे प्रीच अबाउट लव, कि वो प्यार के बारे में बताते हैं, प्यार के बारे में उपदेश भी देते हैं, बट रियली जब उनकी खुद की बातें आती है किसकी, एडल्ट्स की, तो वो जिसके जस्ट अपोजिट अपना बिहेव या एटीट्यूड करते हैं. सो दिस इज द हिपोक्रेसी ऑफ द एडल्ट्स. अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी, कि उसकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी, उसकी जो अपनी पर्सनल पहचान जो है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उसके बारे में उसको अवेयरनेस हो जाती है और जागरूकता होती है. नाउ द करेक्ट आंसर इज डी. ऑल ऑफ अबव, तीनों ही. कि ही एबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली, कि वो अब खुद सोचने लगता है, उसमें खुद ये योग्यता आ जाती है लास्ट में. अंडरस्टैंडिंग हिपोक्रेसी, जो एडल्ट्स होते हैं उनका जो आडंबर होता है, पाखंड जो होता है, डबल जो फेस होता है, उसको पहचान जाते हैं. अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी, और उनकी खुद की पहचान जो होती है उसमें उसको जागरूकता आ जाती है. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी. ऑल ऑफ दीज. वॉट डज द पोइट एसोसिएट विद द ग्रोइंग अप? ग्रोइंग अप वर्ड जो है वो किस से एसोसिएट करता है? फ्रीडम, लॉस ऑफ इनोसेंस, मटेरियलिज्म एंड हैप्पीनेस. ना द लॉस ऑफ इनोसेंस, उसका जो इनोसेंस है, उसकी जो क्यूटनेस जो है ना, वो उसकी खो जाती है. वॉट डज द पोइट रियलाइज अबाउट हेवन, कि हेवन और स्वर्ग के बारे में पोइट क्या महसूस करता है? इट इज़ अ फिजिकल प्लेस, वो सोचता है कि एक फिजिकल प्लेस है. फिजिकल प्लेस मीन्स दैट इट एग्जिस्ट ऑन अर्थ, ये अर्थ पर एग्जिस्ट करती है. एंड ही कैन फाउंड इट ऑन जोग्राफी, ये जोग्राफी में और मैप में उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. इट इज़ ओनली एन आइडिया क्रिएटेड बाय एडल्ट्स, ये केवल एक आइडिया है, एक थॉट है, एक विचार है जो एडल्ट्स के द्वारा क्रिएट किया गया है. इट इज़ रियल एंड रीचेबल, ये रियल है, वास्तविक है. एंड रीचेबल मीन्स इस पर पहुंचा जा सकता है, लोग इस पर जा सकते हैं, जैसे आज की डेट में लोग मून पर या चंद्रमा पर जा रहे हैं. इट इज़ अ प्लेस ही कैन विजिट समडे, कि वो जगह है जहाँ पर एक दिन वो विजिट कर सकता है, एक दिन वो घूमने जाएगा. नाउ द करेक्ट आंसर इज बी. इट इज़ ओनली अ आइडिया दैट क्रिएटेड बाय एडल्ट्स, ये केवल एक आइडिया है
जो एडल्ट्स के द्वारा क्रिएट किया गया है। इट कैन नॉट बी फाउंड इवन ऑन ज्योग्राफी, कह रही है ज्योग्राफी में और ऑन मैप में भी इसको नहीं पाया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज वेयर डज द पोइट बिलीव हिज चाइल्डहुड हैज़ गॉन। पोइट कब ये विश्वास करता है, उसको बिलीव होता है कि उसका चाइल्डहुड, उसका जो बचपन है वो जा चुका है। टू अनदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति के पास। टू अ फॉरगॉटन मेमोरी, किसी फॉरगॉटन मेमोरी या फॉरगॉटन प्लेस पर जा चुका है। हिडन इन इनोसेंट फेस, या वो इनोसेंट फेस में छुपा हुआ है, या इनटू द पास्ट। नाउ द करेक्ट आंसर इज वॉट एवर यू थिंक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यू विल राइट डाउन इन कमेंट, आप कमेंट में इसका आंसर देंगे। व्हाट डज, नेक्स्ट वन इज व्हाट डज द पोइट डिस्कवर अबाउट द एडल्ट्स ऑफ द पोम। इस पोम में पोइट जो है वो क्या डिस्कवर करता है एडल्ट्स के बारे में। दे आर परफेक्ट रोल मॉडल्स, वो जो है वो परफेक्ट रोल मॉडल है। दे आर हिपोक्रिटिकल, वो हिपोक्रिटिकल हैं, मीन्स पाखंडी है, वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। दे आर सेल्फलेस एंड केयरिंग, वो बहुत ही सेल्फलेस है, मीन्स बहुत ज़्यादा स्वार्थी नहीं है वो, और केयरिंग है। दे आर ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी मीन्स विश्वास करने वाले, तो उन पर विश्वास किया जा सकता है। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, दे आर हिपोक्रिटिकल। जो एडल्ट्स हैं वो कैसे हैं, वो हिपोक्रिटिकल हैं, वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। दे टोल्ड अस अबाउट लव, दे प्रीच अबाउट लव, बट दे आर नॉट सीम्ड एज टू बी, लेकिन वो ऐसे नहीं है जैसे वो दिखते हैं। What literary device is used in the line it went to some forgotten place। अच्छा, इस पर एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन एक तरह से, कि कुछ लोग इसको पर्सोनिफिकेशन मानते हैं और कुछ लोग इसको मेटाफर भी मानते हैं, क्योंकि इट जो है ना, इट को इन्होंने ऐसे सिम्बोलाइज कर दिया एज ए लिविंग बीइंग की तरह। सो इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, ये कुछ भूली हुई जगह पर चला गया है। तो इट किसके लिए बोला है इन्होंने, बचपन के लिए बोला है। तो इट इज़ अ लिविंग बीइंग, क्या है इट का, क्या बोला है इन्होंने, इट को एज ए लिविंग बीइंग बोला है। सो ना इसका जो करेक्ट आंसर सिम्बली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और एलिटेशन। सिम्बली और एलिटेशन तो हो नहीं सकता है, क्योंकि एलिटेशन में सेम कॉन्सोनेंट को हम रिपीट करते हैं, सिम्बली में सच लाइक एज वर्ड को हम रिपीट करते हैं, यूज़ करते हैं। बट मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन में एक कन्फ्यूजन है। कुछ लोग इसको पर्सोनिफिकेशन मानते हैं क्योंकि इट वर्ड को इन्होंने पर्सोनिफाइड किया है टू अ फॉरगॉटन प्लेस, कि किसी भूली हुई जगह पर ये गया है, तो ये उन लोग के लिए क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। बट कुछ लोग इसको मेटाफर भी मानते हैं। इसको मेटाफर कैसे मानते हैं, लो लेट डिस्कस, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, ये कुछ भूली हुई जगह पर चला गया है। इट्स अ मेटाफर, ये एक मेटाफर है। इट्स नॉट अ लिटरेरी प्लेस, ये कोई एक लिटरेरी प्लेस नहीं है। दैट कैन बी फाउंड ऑन अ मैप, जिसको हम मैप पर फाउंड कर सकते हैं या उसको हम खोज सकते हैं। दैट कैन बी फाउंड बट रादर अ फिगरेटिव वे ऑफ सेइंग, बल्कि क्या एक फिगरेटिव वे है, बात को कहने का तरीका है। दैट समथिंग लाइक मेमोरी और फीलिंग, मी जैसे कि एक मेमोरी या हमारी जो फीलिंग्स होती है ना, उनको कहने का तरीका है। हैज़ फेडेड अवे एंड इज नो लॉन्गर ईजली एक्सेसिबल मीन जहाँ पर पहुँचा जा सके। तो ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर आप आसानी से पहुँच सके। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया है। वाई इट इज़ कंपेयर, या यहाँ पर क्या कंपेयर किया है, द स्पीकर इज़ कंपेयरिंग द लॉस्ट थिंग। स्पीकर जो है वो लॉस्ट थिंग को कंपेयर कर रहा है, लाइक चाइल्डहुड, उसका जो बचपन खो गया ना, उसको वो कंपेयर कर रहा है टू अ फॉरगॉटन प्लेस। किस प्लेस से कर रहा है, फॉरगॉटन प्लेस से, कि इसका बचपन जो है वो किसी फॉरगॉटन प्लेस पर, ऐसी जगह पर चला गया है जिसको वो याद नहीं कर सकता है। विच एम्प्लाई द सेंस ऑफ रिमोटनेस एंड इनएक्सेसिबिलिटी, जो किसको एम्प्लाई करता है, रिमोटनेस को और इनएक्सेसिबिलिटी को। सो इस सेंस में ये जो आपका फिगर ऑफ स्पीच हुआ है, ये जो लिटरेरी डिवाइस है वो आपकी मेटाफर हुई। पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि इसको हम पर्सोनिफिकेशन किस सेंस में मान सकते हैं और मेटाफर भी हम इसको किस सेंस में मानेंगे। बट ये डिपेंड करता है आपके एग्जामिनर पर। बेसिकली आप इसको जो है वो मेटाफर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिएगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज द पोइट मीन बाय द इनोसेंट फेस। इनोसेंट फेस से पोइट का क्या मतलब है। हिज ओन फेस एज अ चाइल्ड, कि उसका एज अ बच्चे की तरह उसका खुद का फेस, अ रिफ्लेक्शन ऑफ प्योरिटी एंड ट्रूथ, जो प्योरिटी मीन्स शुद्धता और ट्रूथ, जैसे किसी बच्चे का जो फेस होता है ना,
वो कैसा होता है, एकदम से प्योर होता है, इनोसेंट होता है, वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू से, वो जो कुछ कहना चाहता है वो कहता है ना। मीन्स उसके फेस पे कोई भी आपको कनिंगनेस नहीं दिखाई देगा। तो अ रिफ्लेक्शन ऑफ प्योरिटी एंड ट्रूथ। समवन एल्स चाइल्डहुड, या किसी और का बचपन, चाइल्डहुड अ मेटाफर फॉर लाइज, या वो अपने जो झूठ बोलने के लिए मेटाफर करता है। Now the correct answer is B, a reflection of purity and truth। कि ये जो इनोसेंट फेस है वो किससे आपको एसोसिएट हो रहा है या उसका क्या मतलब है, अ रिफ्लेक्शन ऑफ प्योरिटी एंड ट्रूथ, जो सच्चाई का या जो शुद्धता का, जो मीन्स हिपोक्रेसी नहीं है। जैसे एडल्ट्स के लिए हमने जो वर्ड यूज़ किया है ना कि दे आर हिपोक्रेट, जो कैसे हैं वो हिपोक्रेट होते हैं, दे वॉन्ट टू से समथिंग बट दे बिहेव जस्ट लाइक अदर्स। उनका जो बिहेव होता है, उनका जो एक्ट होता है वो बहुत ही अलग होता है। नेक्स्ट वन इज Which question does the poet keep asking about throughout the poem? पूरे पोएम में जो है वो पोइट कौन सा क्वेश्चन पूछता है बार बार। Why do you grow up? तुम क्यों बड़े हुए? When my childhood go? मेरा बचपन कहाँ गया? What is the purpose of the life? जीवन का पर्पज, उद्देश्य क्या है? Who took my innocence away? कि मेरा जो इनोसेंस है वो कौन ले गया। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, When did my childhood go? पूरे स्टैंजा में देर आर 4 स्टैंजा इन द पोम। इस पोम में 4 स्टैंजा है और हर जगह पहली लाइन वो यही पूछता है कि when did my childhood go? कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। बट जो 4th स्टैंजा है उसमें when की जगह वो where वर्ड को यूज़ करता है। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द पोइट when did he realize the hypocrisy of the adults? पोइट के अकॉर्डिंग वो कब रियलाइज करता है कि एडल्ट्स की जो हिपोक्रेसी है, उनका जो पाखंड है, उनका जो आडंबर है। when he was a teenager, जब वो टीन एजर था। टीन एजर मीन्स कि वो 18 से कम का था। टीन एजर स्वीट 16 एज जो हम लोग बोलते हैं। when he saw adults say, जब वो देखता है, सो मीन्स देखता है, एडल्ट से समथिंग एंड डू समथिंग एल्स, कि वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। वैन ही रीड बुक्स अबाउट द हिपोक्रेसी, जब वो हिपोक्रेसी की या पाखंड की, आडंबर की बुक्स पढ़ता है। वैन ही हैड अ कॉन्वर्सेशन विद हिज पेरेंट्स, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन करता है, बातें करता है, डिस्कस करता है, तब उसको पता चलता है। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, when he saw adults say something and do something else, जब उसने देखा कि adults करते कुछ है और कहते कुछ हैं। नेक्स्ट वन इज what realization makes the poet transition from childhood to maturity? उसको क्या रियलाइजेशन होता है, उसको क्या फील होता है कि जो उसको चाइल्डहुड से लेके मैच्योरिटी की तरफ उसको ले जाता है। बिलीविंग इन हेवन, कि वो अब स्वर्ग में, हेवन में विश्वास करने लगता है। अंडरस्टैंडिंग गुड एंड इविल, वो अच्छा और बुरा समझने लगता है। क्वेश्चनिंग इस्टेब्लिश्ड बिलीव्स, कि वो अब क्वेश्चंस करने लगता है, उसमें उसको विश्वास हो जाता है। बिकमिंग इंडिपेंडेंट, या वो अब स्वतंत्र हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, क्वेश्चनिंग इन एस्टेब्लिश्ड बिलीव्स। बिकमिंग इंडिपेंडेंट तो तभी होगा ना जब उसमें क्वेश्चन करने की एबिलिटी आ जाएगी। सो क्वेश्चनिंग इस्टेब्लिश्ड बिलीव्स, अब उसमें क्वेश्चंस आने लगते हैं, वो क्वेश्चंस करने लगता है और वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। मीन्स अब उसके जो थॉट्स हैं, उसके जो विचार्स हैं, उसके जो आइडियाज़ हैं, वो अपने खुद के आइडियाज़ हैं। ही इज़ नॉट इंस्पायर्ड बाय एनीवन, वो किसी और से प्रभावित नहीं है। व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोम? इस पोम का टोन क्या है? चीयरफुल एंड जॉयफुल, reflective and nostalgic, angry and frustrated, optimistic and hopeful. Now the correct answer is B, reflective and nostalgic. Next one is nostalgic means to think about past. जब पास्ट के बारे में आप सोचते हैं ना, पास्ट की घटनाओं के बारे में, किसी इंसिडेंट के बारे में सोचते हैं और वो घटनाएं आपको दुखी करती हैं, परेशान करती हैं, then it is called as a nostalgic. Next one is हाउ मैनी स्टेंजाज आर देयर इन द पोम चाइल्डहुड? इस पोम में कितने स्टेंजाज हैं? 3, 5, 4, 6. नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, देयर आर 4 स्टेंजा इन द पोम। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज द पोइट आइडेंटिफाई एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट लॉस ड्यूरिंग चाइल्डहुड? पोइट जो है वो क्या पहचान करता है, क्या आइडेंटिफाई करता है एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट मीन्स इम्पोर्टेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट लॉस ड्यूरिंग चाइल्डहुड, कि अपने बचपन के दौरान वो सबसे ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट चीज़ को क्या लॉस करता है, क्या खो देता है, किसके महत्व को समझता है, कब पहचानता है। फ्रीडम टू प्ले, कि उसको खेलने की जो स्वतंत्रता थी अब वो उसको मिल गई है। ट्रस्ट एंड इनोसेंस, विश्वास और इनोसेंस। फ्रेंडशिप एंड कंपेनियनशिप, दोस्ती, कंपेनियनशिप। इन डिपेंडेंस ऑन पेरेंट्स, या पेरेंट्स पर वो डिपेंड हो जाता है। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, ट्रस्ट एंड इनोसेंस। नेक्स्ट वन इज, what role does the poet's rational thinking play in the poem? ये पोइट की जो रेशनल थिंकिंग होती है वो क्या रोल प्ले करती है। व्हाट डू यू मीन बाय द रेशनल थिंकिंग? रेशनल थिंकिंग मीन्स तर्क वाली थिंकिंग जो होती है, इसको हम लॉजिकल थिंकिंग कहते हैं। दैट यू हैव द पावर, यू हैव द कैपेबिलिटी टू थिंक इन योर ओन वे एंड यू कैन एक्सप्रेस इज इन अ करेक्ट वे। दिस इज कॉल्ड एज अ रेशनल थिंकिंग, कि आपको सही गलत की पहचान है, आप अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, उनको तर्क के साथ एक्सप्रेस करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज अ रेशनल थिंकिंग। सो नाउ इट मेक्स हिम नॉस्टैल्जिक, उसको वो नॉस्टैल्जिक बना देता है। नॉस्टैल्जिक मीन्स दैट ही थिंक्स टू मच अबाउट द पास्ट। इट लीड्स टू द रियलाइजेशन ऑफ एडल्टहुड, या वो जो उसका एडल्टहुड हो जाता है, जब उसका बचपन कंप्लीट ख़त्म हो जाता है, व्हेन ही हैज़ कंप्लीटेड हिज 11 ईयर्स, तो तब उसको रियलाइजेशन होता है कि अब वो बड़ा हो गया, एडल्टहुड में आ गया है। इट मेक्स हिम क्वेश्चन द ब्यूटी ऑफ चाइल्डहुड, या वो क्वेश्चन करने लगता है कि बचपन की सुंदरता क्या होती है। इट सेपरेट्स हिम फ्रॉम हिज फैमिली, या उसको अपनी फैमिली से वो सेपरेट कर देता है। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, इट लीड्स टू द रियलाइजेशन ऑफ एडल्टहुड, कि जब ये अपने एडल्टहुड की पहचान करता है, उसको रियलाइज़ करता है और उसको महसूस करता है। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज बी। What does the poet associate with the adulthood? Adulthood से poet क्या एसोसिएट करता है, उससे क्या रिलेट करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैच्योरिटी, कि जब आप एडल्ट हो जाते हैं, आप बड़े हो जाते हैं, तो आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आप में कुछ मैच्योरिटी आ जाती है। लॉस ऑफ क्यूरियोसिटी एंड बिलीफ इन आइडियाज़, ये आपकी जो क्यूरियोसिटी होती है, मीन्स आपकी जो जागरूकता होती है क्वेश्चन करने की, वो लॉस हो जाती है। एंड बिलीफ इन आइडियाज़, और आइडियाज़ में विश्वास जो आपका वो भी खो जाता है। हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस मीन्स खुशी, कंटेंटमेंट मीन्स संतुष्टि होना, तो उसे हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट मिलता है। एक्सप्लोरेशन एंड फ्रीडम, कि एक्सप्लोरेशन मीन्स टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, खोज करना, और फ्रीडम एंड स्वतंत्रता। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, लॉस ऑफ क्यूरोसिटी एंड बिलीफ इन आइडियाज़, कि जो लॉस ऑफ क्यूरोसिटी उसकी है, जो क्यूरोसिटी में उसका जो लॉस है वो, एंड बिलीफ इन आइडियाज़। नेक्स्ट वन इज, व्हाई डज द पोइट डिस्क्राइब चाइल्डहुड एज अ फॉरगॉटन प्लेस? पोइट जो है वो अपने बचपन को एज अ फॉरगॉटन प्लेस, भूला हुआ प्लेस या भूली हुई जगह क्यों बुलाता है, क्यों डिस्क्राइब करता है? फर्स्ट वन ए, बिकॉज ही कैन नेवर रिटर्न टू इट, क्योंकि वो उसको कभी वापस नहीं कर सकता है। बिकॉज इट इज़ हिडन इन हिज मेमोरीज, क्योंकि ये उसकी मेमोरीज में, उसकी यादों में छुपा हुआ है। बिकॉज ही बिलीव्स इट नेवर एग्जिस्टेड, क्योंकि उसको विश्वास है, बिलीव करता है, उसको विश्वास करता है कि इट नेवर एग्जिस्टेड, कि इसका कभी अस्तित्व नहीं था, ये कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। बिकॉज ही मिसेज इट डीपली, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा वो मिस करता है। डीपली मीन्स टू मच, तो यहाँ पे डीपली मीन्स गहराई है, बट गहराई से इन द सेंस है कि उसको बहुत ज़्यादा मिस करता है। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, बिकॉज ही नेवर रिटर्न टू इट, क्योंकि उसकी जो मेमोरीज हैं, उसकी जो यादें हैं, वो उनको वापस कभी नहीं कर सकता है। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट वन इज, हाउ डज द पोइट्स डिस्कवरी अबाउट इंडिविजुअलिटी शेप्स हिज थॉट? ये किस तरह से, हाउ डज द पोइट, कि कैसे पोइट्स डिस्कवरी, पोइट की जो डिस्कवरी है, पोइट की जो खोज है अबाउट हिज इंडिविजुअलिटी, उसकी जो इंडिविजुअलिटी मीन्स उसकी पर्सनैलिटी, कि उसकी भी अपनी एक पर्सनैलिटी है, उसके भी अपने आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, एटीट्यूड हैं। ही कैन थिंक डिफरेंटली, वो अलग तरीके से सोच सकता है। एंड ही इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन, वो किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं है। शेप्स हिज थॉट, वो उनके विचारों को शेप देते हैं, या उनके विचारों को वो आगे कंटिन्यू, मीन्स उसके विचारों को थॉट देने से इन द सेंस है कि वो उनके विचारों को डेवलप करता है। वो इस चीज़ को सोच के वो खुश होता है कि नाउ ही इज़ हैविंग अ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, उसकी भी अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। नाउ सी द ऑप्शंस,
ही बिकम मोर इंडिपेंडेंट ऑन अदर्स, की अब वो ज़्यादा डिपेंडेंट मीन्स अब वो ज़्यादा लोगों पर डिपेंड हो गया है, ज़्यादा लोगों पर निर्भर हो गया। ही रियलाइजेज, वो महसूस करता है दैट ही इज़ सेपरेट फ्रॉम अदर्स, कि वो दूसरों से सेपरेट है। ही बिकम्स लेस एम्पैथेटिक, अब वो कम एम्पैथेटिक हो गया, मीन्स अब ज़्यादा उसमें दया की भावना नहीं रह गई है। ना ही स्टार्ट्स आइडियलाइजिंग एडल्ट्स, कि अब वो जो एडल्ट्स हैं, जो वयस्क हैं, अब उनको वो आइडियलाइज करने लगा है, उनको वो फॉलो करने लगा है, उनके आइडियाज़ को वो मानने लगा है। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, ही रियलाइजेज, वो महसूस करता है दैट ही इज सेपरेट फ्रॉम अदर्स, कि वो दूसरों से सेपरेट है, वो दूसरों से अलग है। नेक्स्ट वन इज, अच्छा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। यहाँ पर हमने एक वर्ड अभी पढ़ा, यहाँ पर एम्पैथेटिक। So what is the basic difference between empathetic and sympathetic? If you know it, please do subscribe. Sorry, do in my comment. आप मेरे comment में इसको लिखिएगा. What is the difference? Next one is, what discovery does the poet associate with the loss of his childhood? कि poet जो है वो किस खोज को, किस डिस्कवरी को एसोसिएट करता है, उसे रिलेट करता है विद द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन के लॉस से, कि वो अपने बचपन में उसने क्या खोया, तो किस खोज को वो उससे एसोसिएट करता है, उसे किससे वो रिलेट करता है। दैट टीचर्स होल्ड द अल्टीमेट ट्रूथ, कि जो टीचर्स हैं उनमें अल्टीमेट ट्रूथ है, मीन्स टीचर्स हमेशा सच बोलते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। दैट हेवन एंड हेल आर नॉट रियल प्लेसेस, कि जो हेवन और जो स्वर्ग और जो नर्क हैं वो रियल प्लेसेस हैं। दैट चाइल्डहुड लास्ट फॉर एवर, कि जो बचपन है वो हमेशा के लिए लास्ट हो गया, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। दैट इनोसेंस नेवर ट्रूली गोज़ अवे, कि वो जो इनोसेंस है, वो उसकी जो सॉफ्टनेस है बच्चे की जो होती है, वो नेवर ट्रूली गोज़ अवे, वो कभी नहीं जाती है। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, दैट हेवन एंड हेल आर नॉट रियल प्लेसेस, कि जो हेवन और हेल, जो स्वर्ग और जो नर्क हैं, वो रियल प्लेस नहीं है, मीन दे आर इमेजनरी एंड दे आर क्रिएटेड बाय द एडल्ट्स, वो एडल्ट्स के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। दे आर नॉट फाउंड इवन इन ज्योग्राफी, वो ज्योग्राफी में भी नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट वन इज, व्हाट डज द पोइट मीन बाय माई माइंड वॉज रियली माइन। इसमें पोइट बोलता है कि माई माइंड वॉज रियली माइन, कि जो मेरा मन है, मेरा माइंड जो है वो रियली में वास्तव में मेरा ही है। ही बिगेन टू थिंक क्रिटिकली एंड इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली मीन्स स्वतंत्र, वो जो है वो क्रिटिकली मीन्स लॉजिकली चीज़ों को और इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र होकर चीज़ों को सोचने लगा। ही स्टार्टेड ट्रस्टिंग एवरीवन अराउंड हिम, कि वो अराउंड हिम मीन्स उसके चारों तरफ, ट्रस्ट मीन्स विश्वास करना, कि उसके चारों तरफ जो लोग हैं उन पर वो विश्वास करने लगा। ही लॉस्ट हिज सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, उसने अपनी जो इंडिविजुअलिटी, अपनी जो एक पर्सनैलिटी, उसको उसने खो दिया है। ही बिकेम कन्फ्यूज्ड अबाउट हिज आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया है। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, ही बिगेन टू थिंक क्रिटिकली एंड इंडिपेंडेंटली, कि वो अब क्रिटिकली, लॉजिकली और इंडिपेंडेंटली में स्वतंत्र होकर अपनी बातों को अपने सोचने लगा है और उनके अपने नए आइडियाज़ को वो क्रिएट करने लगा है। मीन्स ही इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, अब वो किसी के आइडियाज़ के लिए, किसी के थॉट्स के लिए, किसी के व्यूज़ के लिए अब वो डिपेंड नहीं है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट टाइप ऑफ पोम इज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जो है वो किस तरह की पोम है? अ लिरिकल पोम है, अ नरेटिव पोम है, अ सोनेट, अ बैलेड। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, अ लिरिकल पोम, ये जो है वो एक लिरिकल पोम है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट डज द पोइट रिपीटेडली एम्फेसाइज इन द पोम। पोइट जो है वो रिपीटेडली किस चीज़ को रिपीट एम्फेसाइज करता है? एम्फेसाइज मतलब है किसी भी चीज़ पर, किसी भी पॉइंट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना, टू मेक इट मोर इफेक्टिव, उसको बहुत ज़्यादा पॉइंट को इफेक्टिव बनाने के लिए हम बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, उसको एम्फेसाइज करती हैं। द जॉयज ऑफ एडल्टहुड, एडल्टहुड का जो जॉय होता है उस पर एम्फेसाइज करता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ इनोसेंस, जो इनोसेंस होती है, अज्ञानता होती है, जो सॉफ्टनेस होती है बच्चों की, उसके इम्पोर्टेंस को, उसके सिग्निफिकेंस को एम्फेसाइज करता है। द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, कि चाइल्डहुड से, बचपन से लेके एडल्टहुड के बीच का जो ट्रांजिशन है उस पर एम्फेसाइज करता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप, यह फ्रेंडशिप की जो इम्पोर्टेंस होती है
उस पर एम्फेसाइज करता है। नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, कि एडल्ट चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड के बीच का जो ट्रांजिशन है उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट मेक्स द पोइट्स रियलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी, कह रहे हैं क्या ऐसी क्या चीज़, ऐसा कब क्या पॉइंट है, व्हाट मार्क्स द पोइट्स रियलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी, कि क्या वो मार्क्स है, क्या वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या वो चीज़ है जो पोइट की इंडिविजुअलिटी को रियलाइज़ करता है, उसको महसूस करता है। हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इमोशंस, जो ह्यूमंस के लिए जो इमोशंस हैं उसके लिए अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए समझ, क्या वो ह्यूमंस के जो इमोशंस हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझने लगा है। हिज थॉट ऑफ डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग, कि सही और गलत के बीच में जो थॉट होता है उसको वो डिस्टिंग्विश करने लगा है, उसको वो डिफ्रेंशिएट करने लगा है। हिज अवेयरनेस ऑफ बीइंग सेपरेट फ्रॉम अदर, कि उसके जो लोगों से जो अलग होने के, सेपरेट होने की जो अवेयरनेस है, जागरूकता है वो, या हिज फेथ इन एडल्ट्स, या उसके एडल्ट्स हैं जो यंगस्टर्स हैं, उससे जो बड़े लोग हैं उनमें उसे बहुत ज़्यादा फेथ आ गया है, उनमें बहुत ज़्यादा विश्वास आ गया। नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, हिज अवेयरनेस ऑफ बीइंग सेपरेट फ्रॉम अदर्स, कि अब वो अवेयर हो गया, अब वो जागरूक हो गया, उसमें अवेयरनेस आ गई, उसमें जागरूकता आ गई है कि दैट ही इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स, कि वो दूसरों से सेपरेट है, दूसरों से अलग है। व्हाट रियलाइजेशन अबाउट एडल्ट्स सरप्राइज द पोइट, नेक्स्ट वन इज कि व्हाट रियलाइजेशन, कि क्या ऐसा वो रियलाइज करता है अबाउट एडल्ट्स के बारे में, दैट सरप्राइज द पोइट, कि वो पोइट को बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर देता है। मीन सिंपली कि पोइट ऐसे कौन सा पॉइंट पर आके ये सोचने लगता है कि जो पॉइंट उसको बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर देता है। देयर जनरोसिटी, उसकी जो जनरोसिटी होती है, मीन्स उसका जो गुड नेचर होता है वो, देयर एबिलिटी टू हाइड इमोशंस, कि एबिलिटी मीन्स योग्यता, हाइड मीन्स छिपाना, इमोशंस मीन्स फीलिंग, कि आप अपनी इमोशंस को छुपाने की उसमें योग्यता आ गई है। देयर हाइपोक्रिटिकल नेचर, क्या उसका जो पाखंडी जो नेचर है वो, या देयर विजडम, या उनकी विजडम। नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, देयर हिपोक्रिटिकल नेचर, उनका जो हिपोक्रिटिकल नेचर, उनका जो आडंबर, उनका जो पाखंड है, उनका जो डबल फेस है, वो चीज़ जो है सरप्राइज कर देती है किसकी, एडल्ट्स की, किसको, पोइट को। मीन्स एडल्ट्स का जो डबल फेस्ड है, उनका जो हिपोक्रिटिकल नेचर है, कहना कुछ है करना कुछ है, मीन्स दे ऑलवेज टॉक्ड अबाउट द लव, दे टीच अबाउट द लव, बट दे डू नॉट एक्ट जस्ट लाइक, है ना, मीन्स दे सीम टू बी डिफरेंट, बहुत अलग होते हैं वो। तो ये जो चीज़ है पोइट को बहुत ज़्यादा सरप्राइज करती है। इन द पोम व्हाट डज द पोइट लॉस एज ही ग्रोज अप, इस पोम में पोइट क्या लॉस करता है, क्या चीज़ को खो देता है, एज ही ग्रोज अप, जैसे वो बड़ा होता है। हिज इनोसेंस एंड ट्रस्ट, उसका जो इनोसेंस एंड ट्रस्ट विश्वास है वो, हिज लव फॉर अदर्स, दूसरों के लिए उसका लव, दूसरों के लिए प्यार, हिज एम्बिशंस, उसकी एम्बिशंस, हिज एम्बिशंस मीन्स उसकी महत्वाकांक्षा है, हिज फिजिकल स्ट्रेंथ, या उसका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, हिज इनोसेंस एंड हिज ट्रस्ट, उसका जो इनोसेंस और जो विश्वास है वो पोइट को बहुत ज़्यादा, पोइट लॉस कर देता है एज ही ग्रोज अप, जैसे वो बड़ा होता है। व्हाट डज द पोइट सर्च फॉर इन द पोम, इस पोम में पोइट क्या सर्च करता है, क्या खोजता है। हिज पास्ट रिलेशनशिप्स, उसका जो पास्ट, उसका जो पुराना जो पिछला जो टाइम उसका निकल गया, तो उसके जो रिलेशनशिप थे, उसके जो संबंध थे, उसके जो फ्रेंड्स थे, उसके बारे में सर्च करता है। हिज चाइल्डहुड इनोसेंस, उसके बचपन की जो इनोसेंस थी वो। हिज हैप्पीनेस, उसकी खुशी। हिज हिडन टैलेंट, उसका जो छिपा हुआ जो टैलेंट था उसको। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, हिज चाइल्डहुड इनोसेंस। नेक्स्ट वन इज, which literary device is prominent in the repetition of phrase where did my childhood go? So where did my childhood go या when did my childhood go, इसमें जो आपकी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो रिफ्रेन है। रिफ्रेन मीन्स जब कोई लाइन या कोई सेंटेंस या फ्रेज जो है वो बार बार जब वो रिपीट होता है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ रिपीटेड रिफ्रेन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज,
वॉट फीलिंग डोमिनेट्स इन द पोम, इस पोम में कि कौन सी फीलिंग सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट फीलिंग है, किस फीलिंग पर पोइट सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है। द एक्साइटमेंट फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए एक्साइटमेंट, भविष्य के लिए एक्साइटमेंट। सॉरो फॉर लॉस्ट इनोसेंस, उसकी इनोसेंस के लिए उसका जो दुख है, वो इनोसेंस उसका कहीं खो गया, उसके लिए उसका दुख। एंगर टुवर्ड्स एडल्ट्स, एडल्ट्स के लिए उसका जो एंगर है, उसका जो गुस्सा है। और इनडिफरेंस ऑफ चाइल्डहुड, या बचपन के लिए उसकी उदासीनता। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, सॉरो फॉर द इनोसेंस। कि इस फॉर्म में जब आप पढ़ोगे तो बार बार वो यही कह रहा है कि सॉरो फॉर द लॉस ऑफ इनोसेंस, कि उसकी जो इनोसेंस है वो कहीं पर खो गई है। क्योंकि जब वो एडल्ट्स की बातें कर रहा है तभी वो वही कह रहा है कि दे आर नॉट सीम टू बी, कि वो ऐसे जैसे वो दिखते हैं वो वैसे नहीं होते हैं। या फिर उसको अभी तक उसको यही पता है नहीं, वैन ही कंप्लीटेड 11 ईयर्स, जब वो अपने 11 ईयर्स को कंप्लीट कर देता है ना, तो अब लास्ट में वो सोचता है कि नाउ आई एम कम्प्लीटली फ्री, आई एम इंडिपेंडेंट एंड आई कैन एक्ट एज आई लाइक, माई थाट्स माई फीलिंग्स आर माइन, मेरे थाट्स, मेरे विचार, मेरे आइडियाज़ जो कुछ हैं वो मेरे हैं। सो नाउ दैट part 1 MCQ is completed. Next part will be uploaded very soon. Thanks for watching. Do subscribe it.